हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज क्लास 12 का ये अगला वीडियो, एक दो दिन से वीडियो नहीं बन पाए थे कुछ प्रॉब्लम की वजह से। आज हम आप सबके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 5.8 का वीडियो। ये एक्सरसाइज 5.8 में सबसे पहले एक थ्योरम है, दो थ्योरम है। फर्स्ट है जो रोल्स थ्योरम, रोले का प्रमेय, और सेकंड है मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू प्रमेय। तो ये दोनों ही प्रमेय को पहले हम समझेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इन दोनों प्रमेय को समझने के लिए हमें एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी होगी, जो कि अभी हमें आगे की एक्सरसाइज में चीजें समझने को मिलेंगी। और वो बात ये होगी हमारी कि कोई अगर फंक्शन दिया गया है हमें, ठीक है, सपोज कुछ भी फंक्शन दिया गया है, उसका अगर हम कोई वक्र बनाएं कैसा भी, और उस वक्र के किसी विशेष बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचें, ठीक है, क्या खींचें, एक स्पर्श रेखा खींचें। तो हमने आपको बताया था, अवकलनीयता में इस चीज की पहचान कराई थी कि यदि कोई फलन किसी दिए गए बिंदु पर अगर उस पर सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वो फलन हमारा क्या होता है, अवकलनीय होता है। ये बात समझ में आती है ना। यहां पर ये जो स्पर्श रेखा खींचते हैं हम, कक्षा 10 में हमने पढ़ा था कि जो स्पर्श रेखा होती है, कक्षा 10 में हमारे पास वक्र नहीं थे, सरल रेखाएं थी। और सरल रेखा का कोई भी जो क्वेश्चन आता था उसमें हम ये देखते थे कि जो हमारी रेखा है उसका जो एक्स अक्ष की पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल क्रिएट होता है, ठीक है, और उस एंगल का अगर आप टेन ले लो, टेन थीटा, तो ये आपकी क्या होती थी, प्रवणता होती थी। पढ़े थे इसको, प्रवणता। और इसी प्रवणता यम का एक फार्मूला भी होता था, y2 माइनस वाई वन अपॉन कितना, x2 माइनस x1। ठीक है, प्रवणता का मतलब क्या होता है, अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। प्रवणता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट माने स्पर्श रेखा, स्लोप माने प्रवणता, किसी स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जैसे कि अगर हम यहां पर लिखें हम डी वाई अपान डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, इसका मतलब क्या होता है, y के मान में परिवर्तन बटे x के मान में परिवर्तन, यही तो होता है। इस इतनी सी बात को हम ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि y2 माइनस वाई वन अपान कितना, x2 माइनस x1। और डी डी एक्स ऑफ वाई की क्या मीनिंग होती है, x के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई जो होता है इसकी भी यही मीनिंग होती है कि x के सापेक्ष y के मान में कितनी चेंजिंग हो रही है, ये इस चीज को डिनोट करता है। तो कुल मिलाकर यहां से आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में अपने भी सेट करना है। इसकी पूरी तरह से जो प्रमाणिकता है वो आगे के चैप्टर में हम क्लियर करेंगे। यहां से भी आपको इतना ही समझना है कि किसी फलन का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं, अवकलज निकालते हैं, या अवकल गुणांक जिसे हम बोलते हैं, अवकलन कर दे, तो जो हमें डी डी एक्स ऑफ वाई प्राप्त होता है, ये क्या होता है, उस फलन का, उस फलन के जो टेंजेंट होती है उसी का स्लोप होता है। यानी कुल मिलाकर डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है, हमारी प्रवणता है। ठीक है, इस बात को आपको दिमाग में सेट करना है। डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है, प्रवणता है किसी फंक्शन की। तो चाहे हम डी डी एक्स ऑफ वाई लिखें या इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। किसी फंक्शन का ये जो अवकल गुणांक है, ये क्या होती है, उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, उसकी प्रवणता होती है। बेसिक स्ट्रक्चर में आप ये भी समझ सकते हो कि प्रवणता का मतलब क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1। और इसी y2 अपान y1, y2 माइनस y1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा y अपान कितना, डेल्टा x। ठीक है, y के मान में चेंजिंग अपान x के मान में चेंजिंग। तो ये जो चेंजिंग है, यही चेंजिंग किसको डिनोट करती है, आपकी डी डी एक्स ऑफ वाई को। आगे बात समझ में, जैसे कोई फंक्शन दिया गया हमें, एक क्वेश्चन यहां पर लेते हैं हम, कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये कोई हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें पता है इसका कोई वक्र बनेगा। ठीक है, तो अगर इसका हम अवकलन कर दें, एफ डैश एक्स निकालें, तो क्या होगा बताओ, तीन पद हैं, तीनों का अलग अलग हो गया, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x,
और देखो 2x में 2 बाहर ले लेंगे, x का x के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1, यानी सिर्फ 2 आया। ये इसका क्या बन गया, अवकलन हो गया, इसका अवकल गुणांक बन गया। अब ये जो अवकल गुणांक है ये हमारा क्या है, हमारी प्रवणता है, यम है। ठीक है, अभी ये हमारे पूरे वक्र की प्रवणता है, पूरे वक्र की प्रवणता जो होगी इसी रूप में होगी। अब पूरा वक्र की प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमें कोई एक स्पेशल बिंदु लेना होगा, कोई एक पार्टिकुलर बिंदु लेना होगा, उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, फिर उसकी एक्स अक्ष की धन दिशा से उसका क्या लेंगे, उसकी प्रवणता का मान लेंगे कि उसका झुकाव कितना है एक्स अक्ष की धन दिशा से। तो जब वो विशेष बिंदु ले लेंगे, माना इसका कोई पर्टिकुलर नेम हो गया, तो जब यहां पर उस बिंदु को रख देंगे, माना x इज इक्वल टू कितना 2 पर, भाई इसके कोऑर्डिनेट कुछ होंगे, जो इसका x अक्ष वाला कोऑर्डिनेट होगा उस कोऑर्डिनेट को जब यहां पर आप इंपुट करोगे, सपोज लीजिए 2 पर, ठीक है, तो यहां पर 2 रख दिया आपने। अब जहां पर x था उसकी वैल्यू कितनी रख दी आपने, 2 रख दिया है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो 2 2 जा 4 और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, तो f डैश 2 कितना आ गया हमारा 6 आ गया। ये क्या आ गई, बिंदु 2 पर, ठीक है, किस पर, उस 2 बिंदु पर x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की क्या आ गई है, प्रवणता आ गई बात समझ में। तो फिलहाल के लिए अभी दिमाग में इतना जो हमने सब कुछ बताया, इससे केवल आपको एक मीनिंग समझनी है कि किसी फलन का जो अवकल गुणांक होता है वो उस फलन की स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। ठीक है, जो फलन का अवकल गुणांक ddx ऑफ y होता है, यही क्या होती है, हमारी किसी फलन की क्या होती है, प्रवणता होती है। बात आई समझ में। इस इतनी चीज को पहले हमें समझना था, इसके बाद ही हम रोल्स थ्योरम या फिर जो मध्यमान प्रमेय है, इन दोनों दोनों प्रमेय देखो एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड हैं। एक प्रमेय का अध्ययन जैसे हम करेंगे, दूसरी प्रमेय अपने आप आधी हम समझ जाएंगे, बस उसमें एक पॉइंट रहता है हमारा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रोल्स थ्योरम। और रोल्स थ्योरम को स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिसकी भी फुल एक्सप्लेनेशन हम आगे के चैप्टर में आपको बताएंगे। ठीक है, रीजन क्या था, अभी हमने जो पॉसिबल रीजन था, ठीक है, क्योंकि अभी उस रीजन को बताने जाएंगे तो इस प्रमेय में थोड़ा लेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि किसी y फलन का अगर x का सापेक्ष अवकलन करते हो तो जो अवकल गुणांक प्राप्त होता है आपका, वह उस y फलन की स्पर्श रेखा की क्या होती है, प्रवणता होती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। रोल्स थ्योरम क्या बताती है, ध्यान से समझिए इसको। रोल्स थ्योरम बताती है, देखो थ्योरम का मतलब क्या होता है कि जो प्रमेय होती हैं इसमें कुछ पहले हमें गिवन पॉइंट होते हैं। ठीक है, कुछ गिवन पॉइंट्स होते हैं और उन चीजों को हम मानते हैं कि अगर ये चीजें हमारे पास हैं, ठीक है, जैसे देखो हम हाई स्कूल में पढ़ते थे एक थ्योरम कि अगर कोई सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से आप किसी कोड पर, जीवा पर, ठीक है, कोई परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर देते हो, तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, जीवा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समान 2 भागों में बांटता है। ये इतनी बात है ना। अच्छा, यहां पर गिवन पॉइंट क्या होते थे, ये गिवन पॉइंट होता था कि ये अगर ये हमारी कॉर्ड हो गई, जो जीवा है हमारी ए बी हो गई, और ओएम क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यदि ओएम लंब है किस पर, ए बी पर, ये कंडीशन हमारी क्या होती थी, गिवन पॉइंट होता था। और इस बेसिस पर हम कंक्लूजन क्या निकालते थे कि ए एम इज ऑल्सो इक्वल टू एम बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम, हमारी प्रमेय के अनुसार यदि ओ एम ए बी पर लंब हो गया तो निश्चित ही रूप से वह ए बी को 2 समान भाग ए एम और एम बी के रूप में बांट देगा। ये गिवन पॉइंट होता था और इस गिवन पॉइंट से हमारा कंक्लूजन पॉइंट होता था, निष्कर्ष निकलता था। तो ऐसे ही हमारी रोल्स थ्योरम का कुछ गिवन पॉइंट है और उस गिवन पॉइंट से एक निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, तो गिवन पॉइंट क्या क्या है, इन चीजों को दिमाग में आप याद रखिए। गिवन पॉइंट है हमारा रोल्स थ्योरम का, यदि कोई फलन fx, यदि fx कोई वास्तविक मान फलन है, इसको कॉपी में नोट करते रहिए आप। यदि fx कोई वास्तविक मान फलन है, वास्तविक मान फलन है,
ठीक है, यदि एफ एक्स क्या है, कोई वास्तविक मान फलन है जो एक क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में परिभाषित है, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में परिभाषित है। थोड़ी सी यहां पर एक चीज और रिवाइज करानी पड़ेगी आपकी, इंटरवल्स, अंतराल, क्लोज इंटरवल्स क्या हैं, ओपन इंटरवल्स क्या हैं। तो हमने आपको बताया कि अगर ये कोई रेखा है, इस रेखा पर अगर हम दो बिंदु लें, ए और ये क्या हो गया, बी, तो हम बोल सकते हैं ए और बी के बीच में बहुत सारे मान उपस्थित होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लेते हैं यहां पर भाई 3 ले लेते हैं, यहां पर 12 ले लेते हैं, तो 3 और 12 के बीच में बहुत सारी वास्तविक संख्याएं विद्यमान हैं। ठीक है, बात आई अगर इन दोनों मानों के बीच में, सिर्फ इनके बीच की ही संख्याओं की बात करें, 3 और 12 को छोड़कर या लेकर, पहली कंडीशन, सिर्फ इनके बीच की संख्याओं पर बात करें, एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, इनके बीच की संख्याओं पर बात करने के साथ साथ इन दोनों का भी मान ले, दूसरी कंडीशन। तीसरी, इनके बीच की तो बात हो ही रही है, साथ ही साथ सिर्फ एक 3 की बात हो रही है, 12 को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और चौथी कंडीशन क्या बन जाती है हमारी, कि इस बार हम दोनों को, यानी इस बार 12 को ले लेते हैं और 3 को छोड़ देते हैं। ठीक है, फिलहाल यहां पर हमें दो अंतराल को ध्यान से समझना है, क्लोज इंटरवल क्या है हमारा और ओपन इंटरवल क्या है। क्लोज इंटरवल और क्या सा, ओपन इंटरवल, बंद अंतराल और खुला अंतराल। बंद अंतराल और खुले अंतराल का मतलब होता है कि अगर हम मान लेते हैं इसके बीच में यक्स कोई वास्तविक संख्या है, क्या है, यक्स कोई वास्तविक संख्या है जिसका मान 3 और 12 के बीच में उपस्थित है, तो अगर यक्स का मान 3 से तो क्या होगा भाई, 3 से बड़ा होगा, क्योंकि देखो 3 के दाईं तरफ है, और 12 से क्या होगा, ये छोटा होगा। अब अगर यहीं पर हम इक्वल भी लगा दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स का मान 3 से बड़ा और उसके बराबर, यानी 3 को भी ले रहे हैं, 3 को भी ले रहे हैं, और यक्स का मान यहां पे 12 से छोटा और उसके बराबर का मतलब 12 को भी ले रहे हैं। ठीक है, तो इस इतनी सी बात को हम बोल सकते हैं कि हमारा जो यक्स है वो 3, 12 के क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है। यहां पे लिख सकते कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3, 12। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते, बड़े वाले ब्रैकेट में। ठीक है, 3, 12 लिखते। आगे बात समझ में, 3, 12 को अगर हम बड़े ब्रैकेट में लिख दिया तो ये क्या कहलाता है, बंद अंतराल, जिसे हम क्या बोलते हैं, बंद अंतराल। जो ये क्या लिखा गया, क्लोज इंटरवल ए कामा बी में क्या है, परिभाषित है, यानी कोई दो बिंदु दिए गए, दो अंतराल दिए गए हैं और उन अंतराल में हमारा फलन एफ एक्स क्या है, परिभाषित है। ठीक है, हमारे फलन का कोई भी काल्पनिक मान नहीं आ रहा है। आगे बात समझ में, चलिए। और ओपन इंटरवल क्या होता है, अगर इसी यक्स को हमने बोल दिया यहां पर, चलिए 3 और 12 को छोड़कर ए बी पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो अगर ए कॉमा बी को हमने ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिख दिया तो ये हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल है। ठीक है, क्या है, बंद अंतराल है। आगे बात समझ में। और अगर इसी चीज को हमने ऐसे लिखा होता कि एक्स जो है ये इससे ग्रेटर है और बी से क्या है, लेस है, यहां पर इक्वल नहीं लगाया होता, इसका मतलब क्या है, यक्स का मान ए और बी के बीच में उपस्थित सारी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ए और बी को छोड़ करके, ए बी को नहीं ले रहा है। तो इसके लिए जो हमारा एक इसको प्रदर्शित करने वाली जो बात होती है वो छोटे ब्रैकेट में होती है। देखो यहां पर भी ए कॉमा बी, यहां पर भी ए कॉमा बी, डिफरेंस क्या है, ये बड़ा ब्रैकेट है और ये छोटा ब्रैकेट है। तो बड़े ब्रैकेट का मतलब हो गया ये बंद अंतराल को निरूपित करता है और ये छोटे अंतराल को निरूपित करता है। और किस प्रकार से छोटे अंतराल को निरूपित करता है उस बात को यहां पे आपने समझा। ठीक है, यदि जो इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट को छोड़ दिया जाए, ठीक है, जो अंत बिंदु है उनको छोड़ दिया जाए तो वो हमारा ओपन इंटरवल है, उनको लेकर चला जाए साथ में तो क्लोज इंटरवल है। ठीक है, अब ये पहली लाइन हमें लगता है इसकी सारी हर एक शब्द आपके दिमाग में सेट हो चुका है। अभी हमारा ये रोल्स थ्योरम का गिवन पॉइंट हमने लिखा है, और भी गिवन पॉइंट है इसके। पहला गिवन पॉइंट क्या हो गया कि कोई फलन एफ एक्स है जो कैसा है, वास्तविक मान फलन है, यानी इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो आप, एफ किस में परिभाषित है, ये ए कामा बी में, क्लोज इंटरवल। तो एफ सच दैट के बाद आप ए कामा बी लगा करके एक गिव्स आउट करके आर कर दो, मतलब एक फलन है आपका। ठीक है, फलन का एक प्रांत होता है और एक क्या होता है,
सह प्रांत होता है। एक डोमेन है और दूसरा क्या है, कोडोमेन है। तो जो डोमेन में एलिमेंट है वो कौन कौन सी हैं, ए कामा बी हैं, और इन्हीं के बीच में उपस्थित कई सारी और संख्याएं हैं। इन सभी के लिए इसके कोडोमेन में इसकी जो रेंज बनेगी किसी फंक्शन किसके द्वारा, एफ के द्वारा, वो रेंज जो क्या होगी, वो रेंज हमें नहीं पता वो, लेकिन वो रेंज क्या होने वाली है, कोई रियल नंबर होने वाली, कोई वास्तविक संख्या होने वाली है, कोई काल्पनिक मान नहीं मिलने वाला है। इसी वजह से अपने इस फलन को हम एक वास्तविक मान फलन का नाम देते हैं। बात आ गई समझ में? तो फिर से इस लाइन को रिवाइज करते हैं। यदि एफ एक्स क्या है, कोई वास्तविक मान फलन है, ठीक है। ब्रैकेट में अगर इसका आप हिंट लिखना चाहो तो यहां पर हम इस चीज को लिख देते हैं यहां पर ऐसे कि एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी टू ए रियल नंबर, ठीक है। चलिए पहला गिवन पॉइंट हो गया। सेकंड में क्या आते हैं, तो फलन एफ एक्स, ठीक है, फलन एफ एक्स बंद अंतराल ए कॉमा बी में सतत हो। दूसरा पॉइंट, फलन एफ एक्स खुले अंतराल, कैसा अंतराल, खुले अंतराल ए कॉमा बी में क्या हो, अवकलनीय हो, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे रोल्स थ्योरम के गिवन पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, हमारे गिवन पॉइंट है कि अगर इतनी बातें हों किसी फलन में, अगर इतनी काबिलियत हो तो फिर निष्कर्ष क्या निकलता है। काबिलियत क्या है, पहली काबिलियत को तो आपने ध्यान से समझ लिया, हर एक शब्द को बढ़िया से समझ लिया। दूसरी चीज पर आते हैं, दूसरी बात में आप क्या कहना चाहते हो, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा फलन एफ एक्स है वो हमारे इस क्लोज इंटरवल में क्या हो, सतत हो, कॉन्टिन्यूअस हो। अब कंटिन्यूटी आपने पढ़ ली है, आपको पता है कि ए कामा बी पर कैसे सतत होगा, ठीक है। अगर सतत हो, आपने डिफरेंसिबिलिटी भी पढ़ ली है, अवकलनीयता भी पढ़ ली है, और आपका फलन उस अंतराल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय भी होना चाहिए। लेकिन दो कंडीशन है, अवकलनीय किस अंतराल पर होना चाहिए, खुले अंतराल ए कामा बी पर, और सतत किस अंतराल पर होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए कामा बी पर। अच्छा ऐसा क्यों, इसका भी एक रीजन है, वो रीजन हम तुरंत आपको हर एक शब्द हर एक लाइन की अच्छे से डेफिनेशन, ठीक है, पूरी क्लियरेंस आपको पहले दिमाग में सेट करेंगे, तभी हम इसका निष्कर्ष बताएंगे। अगर ये मान लेते हैं कोई हमारा ग्राफ है, ठीक है, और बड़ा सा बना लेते हैं इसको, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये अगर कोई हमारा ग्राफ है, मान लेते हैं इस पे कोई दो पॉइंट है हमारे ए कॉमा बी, ठीक है। ए कॉमा बी, देखो जो पॉइंट्स हमने यहां बनाए, इन पॉइंट्स को बनाने से पहले यहां पे सेट करना होता है, चाहे यहीं पे सेट कर लो चाहे वहां पर, कि अगर ये ए हो गया तो यहां से आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। और इसका देखो कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप, ये यहां पर ए है और यहां पर क्या है, ये बी है, नहीं पूरा यहां से यहां तक, तो इसके जो कोऑर्डिनेट लिखोगे ए कॉमा, अब क्या है, ये पूरा फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन कैसा है, ये एफ एक्स है। तो जब ये एक्स अक्ष पर ए बिंदु दूरी चला है यहां पर, तो पहला एक्स भुज जो होगा, भुज और कोट होती है ना, तो पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो ए बन जाएगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट इसका फंक्शन खुद बन जाता है एफ ए, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, एफ ए। तो इसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, बी कॉमा एफ बी, बहुत बढ़िया, बी कॉमा एफ बी, दोनों कोऑर्डिनेट हो गए। हमने बोला कि बिंदु ए से लेकर के बी तक, ठीक है, हमारा फलन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और इस ग्राफ के माध्यम से देख रहे हो, कंटिन्यूटी का मतलब समझते हो ना, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, ठीक है, वी कैन ड्रॉ एनी कर्व, बिना पेन उठाए अगर कोई भी वक्र कोई भी रेखा चीज हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो चीज क्या है, हमारी कंटिन्यूअस है, ठीक है। और कहीं भी हल्का ब्रेक हो गया तो हमने ऐसे ड्रॉ किया तो ये क्या हो गया, देखो ब्रेक हो गया ना, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूटी आपने अच्छे से समझी है। तो ए से बी तक अगर हमारा फलन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, देखो
क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। हम क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के लिए इस ग्राफ को हमने यहां पर बनाया है। अगर ये क्लोज इंटरवल ए और बी दोनों को ले करके हमारा फलन क्या हो, सतत हो। अच्छा, अवकलनीय क्यों नहीं हो इन दोनों में, ओपन इंटरवल क्यों कर दिया, उसका रीजन था क्योंकि यहां पर देखो क्या बन गया, अपने वक्र का कोना बन गया कि नहीं बन गया। एक भाई आपका वक्र ऐसे था, ये देखो इस समय ऐसा कोना बना हुआ है कि नहीं, वक्र को ऐसा बना लो तो यहां पर देखो जब हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां पर हमारा एक कोना बना कि नहीं बना। ठीक है, तो इन दोनों कोनों पर ये जो हमारे एंड पॉइंट है, जो कॉर्नर हैं, ठीक है, इस पर अगर हम अवकलनीय बोल देंगे तब तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि अवकलनीय बोलने का मतलब ये हो जाएगा कि आप इस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचोगे और वो सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होगी, जबकि ये कॉर्नर है, कोई वक्र तो है नहीं कि वक्र के किसी एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अगर वो कोई कॉर्नर है तो कॉर्नर पर आप अनेकों स्पर्श रेखाएं खींच सकते, एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। ठीक है ना, तो अगर किसी भी बिंदु पर आप एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो तो क्या आपका फलन उस बिंदु पर अवकलनीय होगा, नहीं होगा ना। ज्यामितीय रूप से जब अवकलनीयता आपने पढ़ी थी तो हमने यही रीजन दिया था कोई फलन आपका अवकलनीय होगा या नहीं होगा कि किसी भी वक्र के किसी भी बिंदु पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सके तो वो फलन क्या होता है, हमारा अवकलनीय होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो इस पूरे फलन पर कहीं भी देखो, इस बिंदु पर कहीं भी यहां से यहां तक, यानी इन दोनों एंड पॉइंट को छोड़ करके कहीं भी किसी बिंदु पर आप एक अकेली स्पर्श रेखा खींच सकते हो। यहां पर हम पूरे दावे के साथ बोल सकते हैं, लेकिन भाई इस कॉर्नर की गारंटी नहीं है, इस कॉर्नर पर हम एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इन दोनों कॉर्नर यानी इन दोनों बिंदुओं पर हमारा फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। इसी वजह से हमने बोला कि खुले अंतराल ए बी में ये अवकलनीय हो, क्योंकि जैसे ही ओपन इंटरवल्स का नाम लेंगे हम, तुरंत ए और बी क्या होंगे, छुट जाएंगे, सिर्फ ए और बी के बीच के मान ही रहेंगे। बात पूरी तरह से समझ में आ गई, तीनों लाइनें दिमाग में सेट हो गई। ठीक है, तीनों लाइनें क्या है, कोई फलन है एफ एक्स है हमारा, कैसा फलन है, वास्तविक मान फलन है, वो किसी बंद अंतराल ए कॉमा बी पर परिभाषित है। दूसरी कंडीशन, हमारा फलन बंद अंतराल ए बी पर सतत है। और फिर तीसरी कंडीशन, हमारा जो फलन है वो खुले अंतराल यानी ओपन इंटरवल पर क्या है, अवकलनीय है। ये तीनों के तीनों हमारे थ्योरम के गिवन पॉइंट हैं। तो इससे कॉन्क्लूजन क्या निकलेगा, कॉन्क्लूजन भी यहीं से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। कॉन्क्लूजन ये निकलेगा कि अगर ये इतनी शर्तें कोई फलन मानने को तैयार है तो निश्चित ही रूप से अंतराल ए और बी के बीच में एक बिंदु जरूर ऐसा आएगा, एक बिंदु जरूर ऐसा होगा कि जिस पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे और वो स्पर्श रेखा आपके यक्ष अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। आप देख सकते हो ग्राफ के, अगर एकदम यहां पर इस शीर्ष पर हम कोई बिंदु लें और उस पर एक स्पर्श रेखा खींचे तो वो निश्चित रूप से हमें यक्ष अक्ष के समांतर प्रतीत हो रही है। ठीक है, अच्छा, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा बताइए, दो समांतर अगर रेखाएं हैं तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा। एंगल की डेफिनेशन ही क्या होती है कि जो झुकाव होता है दोनों कितना एक दूसरे से झुकी हुई हैं, तो ये देखो दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या है, 0 है। ठीक है, तो जब यक्ष अक्ष के साथ ये कितना कोण बना रही है, ये स्पर्श रेखा यक्ष अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, 0। तो इसकी अगर हम प्रवणता की बात करें तो 0 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो tan 0 करोगे, tan 0 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 भाई, sin 0 अपन cos 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 0 अपान 1 इक्वल टू 0, तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0, यानी इसकी प्रवणता क्या है, m है, और वो कितनी है 0 है। आगे बात समझ में, तो ये देखो इसका निष्कर्ष निकलता है कि मान लेते हैं वो बिंदु क्या है हमारा, C है, वो बिंदु क्या है हमारा, C है। ठीक है, C एक ऐसा बिंदु, हम यहां पे अब देखो निष्कर्ष अभी लिख नहीं रहे हैं, अभी समझा रहे हैं कि इतने शर्तों को पालन करने के बाद अगर कोई फलन इतनी शर्तों का पालन करता है तो उसके बाद उसका जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो ये कहा जाता है कि कोई वास्तविक संख्या C
कम से कम एक बिंदु सी, कोई वास्तविक बिंदु सी ऐसा जरूर होगा, ठीक है, जिसका एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब बात आई ये एफ डैश सी बराबर 0 होने का क्या मतलब हुआ। हमने बोला एफ डैश सी, आपने बोला एफ डैश एक्स का क्या मतलब है, अवकल गुणांक ddx ऑफ y, यही तो है। और ये क्या होती है, हमने बोला अभी अभी रोल्स थ्योरम पढ़ाने से पहले कि इतनी सी बात को आप समझो कि किसी फलन का अवकल गुणांक उसकी क्या होती है, प्रवणता होती है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का 0 होना मतलब उसकी प्रवणता का 0 होना, बात समझ में आई। उसकी प्रवणता का क्या होना, 0 होना, और उसकी प्रवणता किस विशेष बिंदु पर भी 0 होगी, सी पर भी क्या होगी, 0 होगी। उसकी प्रवणता किस पर 0 होगी, सी पर भी क्या होगी, 0 होगी। आगे बात समझ में। अच्छा देखिए इसमें एक पॉइंट और अभी बच गया, ये एक चौथा पॉइंट अभी एक और है इसमें। यहां पर एक कंडीशन और अप्लाई होती है कि यहां पर जो हमारा एफ ए है वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इन 3 शर्तों को पालन करेगा ये, ठीक है। इसको छोड़कर ये 3 शर्तें हैं। तीसरी शर्त में क्या आ गया, एफ ए बराबर किसके आ गया, एफ बी के आ गया, ठीक है। फिर समझिए एफ ए किसके बराबर आ गया, एफ बी के बराबर। एफ ए का एफ बी के बराबर आने का क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई फलन दे दिया गया हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। बोल दिया गया कि ये किसी क्लोज इंटरवल 2,3 पर क्या है, 2,3 पर चेक कीजिए कि यहां पर रोले का जो थ्योरम है वो अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे भाई, इसका क्या निकालेंगे, पहले F2 की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है। फिर किसकी वैल्यू निकाल लो, F3। ये वाली दोनों कंडीशन के बारे में भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, या चर्चा कर भी लो। कैसा फलन है आपका, बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। बहुपदीय फलन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, बहुपदीय फलन हमेशा अवकलनीय होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा फलन है जो क्या है हमारा, सतत भी है और क्या है, अवकलनीय भी है, ठीक है। तो क्या इसमें F2 बराबर F3 आएगा, एफ ए बराबर एफ बी का मतलब क्या होता है कि जो दिए गए बिंदु होते हैं जिन पर हमारा फलन सतत व अवकलनीय होता है, उन दोनों बिंदुओं के द्वारा अपने फलन का मान निकालना। फलन दिया था एफ एक्स, तो एक्स यहां पे क्या रख देना, एक बार ए रख दिया हमने, एक्स यहां पे फिर क्या रख दिया, बी रख दिया। तो ऐसे इस बार हमें बिंदु क्या दिए, ए और बी के स्थान पर क्या दिए, 2,3 दिए। तो F2 निकालेंगे, 2 दुनाई 4, 4 प्लस 5 बराबर F3 बराबर, F3 में 3 त्रिक का 9, 9 प्लस 5 बराबर 14। तो देख रहे हैं F2 और F3 क्या है, क्या बराबर है आपस में, नहीं बराबर है ना। तो यहां पर रोले का थ्योरम अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इस फलन पर हमारा, इस फलन पर इन बिंदुओं के लिए हमारे जो रोले की थ्योरम है वो क्या होगी, लागू नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये हमारी इन शर्तों का पालन नहीं करता है। इसे इन 3 शर्तों का पालन अवश्य करना होगा। आगे बात समझ में। दिए गए अंतराल में, बंद अंतराल में वो फलन सतत होना चाहिए, खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, और एफ ए का मान किसके बराबर होना चाहिए, एफ बी के बराबर होना चाहिए। अगर इतनी शर्तों का पालन करता है तो इसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे, तो एक, तो कम से कम एक, तो कम से कम एक वास्तविक संख्या, लिखते रहिए साथ साथ, सी, जो किसकी एलिमेंट होगी, ए कॉमा बी की, ठीक है। सी क्या होगा, ए कॉमा बी का अवयव होगा। अच्छा ये बात पहले लिख लेते हैं तभी डिस्कस करते हैं। तो कम से कम एक वास्तविक संख्या सी इस प्रकार अस्तित्व में होगी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा मूल निष्कर्ष, ये पूरा का पूरा हमारा निष्कर्ष है, ठीक है।
यहां तक। आगे बात समझ में, इसको नोट कीजिए आप, तब बताते हैं आपको। तो देखिए ये रोल्स थ्योरम आपकी खत्म होती है। यदि कोई एफ एक्स, फिर से एक बार रिवीजन देख लो, यदि एफ एक्स कोई वास्तविक मान फलन है, वास्तविक मान फलन कैसा होता है पता चल गया आपको, और वो फलन आपका एक बंद अंतराल a कॉमा b में क्या है, परिभाषित है। इस ब्रैकेट में एफ सच दैट क्लोज इंटरवल a कॉमा b टू r लिखने का मतलब हुआ इस पूरी लाइन का एक संक्षिप्त रूप। आप इतनी पूरी लाइन ना लिखना चाहो तो ये आपका एक जो शॉर्ट फॉर्म है यूज कर सकते हो, क्योंकि इस पूरे का भी मीनिंग क्या है जो यहां पर हमने पूरा डिस्क्राइब किया है। अ फंक्शन सच दैट ऐसा है कि क्लोज इंटरवल्स a कॉमा b क्या है, इसके डोमेन हो गए, और रेंज क्या मिलने वाली है r। अगर किसी की रेंज r मिल रही है तो वो कैसा फलन होता है, वास्तविक मान फलन होता है। ऐसा अगर कोई फलन है और वो इन तीन शर्तों का पालन करता है कि फलन हमारा बंद अंतराल ab में सतत है, खुले अंतराल ab में अवकलनीय है, तथा एफ ए का मान एफ बी के बराबर है, तो निश्चित ही रूप से कम एक वास्तविक संख्या तो ऐसी जरूर होगी जो किसकी एलिमेंट होगी, ए कॉमा बी। अब ऐसा नहीं है, अभी जो हमने एक ग्राफ बनाया था, यहां पर ए था हमारा और यहां पे क्या था, बी था। हमने बोला कि कम से कम एक ऐसी संख्या सी जरूर ऐसी होगी, यहां पर क्या होगा, यहां पर सी एक ऐसा जरूर होगा कि उसकी जो स्लोप होगी, ठीक है, वो कम से कम सी एक ऐसा जरूर अस्तित्व में होगा कि एफ डैश सी का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इस इतनी सी बात को, इसका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष हमारे देखो यहां तक की चीजें तो हमारी समझ में आ जाती हैं। जब हम थोड़ा ज्यामितीय रूप इसका देखते हैं तब जाकर ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ज्यामितीय व्याख्या हम यहां पर कर देते हैं ताकि चीजें आपकी समझ में आ जाएं। ठीक है, देखिए ज्यामितीय व्याख्या क्या होगी इसकी, ये बना लेते हैं हम अपना एक ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ पर यहां पॉइंट अपना ले लेते हैं ए, तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ए कॉमा एफ ए। बात आ गई समझ में। और यहां वाला अगर पॉइंट हम देखो, अब इसी की एकदम सीध में हमें क्या लेना होगा, अपना बी लेना होगा, क्योंकि हमारा एफ ए तो यही लेंथ है ना, एफ ए यही लेंथ होगी ना, ये लेंथ ए है और ये पूरी लेंथ क्या है, एफ ए है। एफ ए को किसके बराबर रखना है, एफ बी के बराबर रखना है, तो ये इसी के एकदम समांतर सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर देखने पर नहीं लग रहा होगा तो बोर्ड पर, तो उसको मान के चलिए कि बराबर है भाई। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी लग रही है। ठीक, एफ ए किसके बराबर है, एफ बी के, ये पॉइंट बी है, तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, बी कामा एफ बी हो जाएगा। ठीक है, अब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली ये जो डॉटेड लाइन है, अगर आपको हम बोले इसकी प्रवणता निकालो, तो इसकी प्रवणता कैसे निकालोगे आप भाई, y2 माइनस y1 बटे क्या, x2 माइनस x1। तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, एफ बी माइनस कितना, एफ ए। भाई y2 क्या है, इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको आप x2 और y2 मान लीजिए, तो y2 माइनस y1 मतलब एफ बी माइनस क्या, एफ ए बटे कितना, x2 माइनस x1, x2 कितना है, b माइनस ए। बात समझ में आ गई आपके, ये इसकी प्रवणता निकल गई। अच्छा बताइए, अगर कोई ये रेखा है, ठीक है, इस रेखा पर किसी एक निश्चित दूरी पर हमने ये रेखा खींची और उतनी ही निश्चित दूरी पर एक और रेखा खींची, और इन दोनों रेखाओं को अगर मिला दिया, इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला दिया, तो बताइए क्या ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होंगी। भाई दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, नियत होती है, फिक्स होती है। और यहां भी इन दोनों रेखाओं के बीच की जो ये दूरी है, ये दूरी क्या है, दोनों बराबर है। ये एफ ए है और ये क्या है, एफ बी है, ये बराबर है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, हमने लंब डाला है, तो यहां पर निश्चित रूप से 90 डिग्री एंगल भी है, लंब भी है। अगर दो रेखाएं, ये चतुर्भुज हो गया, कक्षा 9 की बात याद कर लीजिए, यदि किसी चतुर्भुज की कोई एक भुजा युग्म परस्पर समांतर और बराबर है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। चूंकि ये दोनों भुजा कैसी हैं, यहां पर लंब रूप में है और समांतर भी है, समान भी है। हम ये भी इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं,
हम सिर्फ इन दोनों भुजाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि एफ ए बराबर किसके, एफ बी के, एफ ए बराबर किसके, एफ बी के। भुजाएं आपस में बराबर है और साथ ही साथ समांतर भी हैं। क्यों? क्योंकि हमने बोला ए बिंदु से यहां पर क्या डाल लीजिए, एक लंब डाल लीजिए, और बी बिंदु से भी यहां पर क्या डाला हमने, एक लंब डाला है, और साथ ही साथ इनके एंगल भी क्या हैं, बराबर हैं। तो अगर किसी रेखा पर यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाया, यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाया, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं, बराबर नहीं समांतर होती हैं। ठीक है। अरे भाई ये देख लो कैसे कोण होते हैं, ये संगत कोण है कि नहीं, इसके संगत कोण बराबर, रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, इतनी बेसिक बातें आप समझते होगे। तो अगर ये चतुर्भुज समांतर हो गया आपका, ठीक है, तो इसका मतलब ये सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। ठीक है, तो बस हमें यहां पर समांतर से ही समझना है। इसका मतलब जब ये दोनों भुजा आपस में समांतर हो गई, तो एक्स अक्ष के साथ इसका कोई झुकाव ही नहीं रह गया। एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। अब अगर इन दोनों बिंदुओं से कोई स्पर्श रेखा खींचोगे, तो स्पर्श रेखा तो स्वयं यही हो जाएगी। स्पर्श रेखा क्या होगी आपकी, स्वयं यही होगी, जिसका जो झुकाव है एक्स अक्ष के साथ, यानी इसकी जो प्रवणता निकालोगे वो क्या निकलेगी आपको, 0 डिग्री मिलेगी। ठीक है, प्रवणता कितनी मिलेगी आपको, 0 डिग्री मिलेगी। और कैसे 0 डिग्री मिलेगी, हमारे बोलने पर मत जाइए, आप क्वेश्चन में खुद देख लीजिए। बिकॉज एफ बी इक्वल टू किसके, एफ बी किसके बराबर है। तो अगर हम यहां पर एफ बी के स्थान पर एफ ए ही लिख दें तो कोई गलत बात तो नहीं भाई। भाई एफ बी लिखो चाहे एफ ए लिखो, दोनों बराबर है ना। तो हमने एफ बी को हटाकर क्या लिख दिया, एफ ए लिख दिया, और एफ ए को एफ ए ही रहने दिया, बटे बी माइनस ए कर दिया। अब एफ ए माइनस एफ ए कट गया, 0 आ गया अंश में, और 0 का अपांश कुछ भी हो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा मैटर। तो प्रवणता कितनी आ गई रेखा की, 0 आ गई, 0 आई ना। इसका मतलब हमारा एफ एक्स क्या आ गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे एफ एक्स का मान भी क्या होगा, 0 होगा। एफ डैश सी 0 होने का मतलब क्या हो गया कि एफ डैश जो फलन बनेगा वो भी क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, एफ ए बराबर एफ बी का मतलब ही होगा कि एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो रहा है तो निश्चित रूप से सी जो ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं उपस्थित है। इस इतनी सी बात को लिखने का मतलब समझा रहे हैं आपको। सी इज द एलिमेंट ऑफ ए कामा बी का मतलब सी जो है ए और बी में ही, ए और बी के बीच में ही कहीं ना कहीं क्या है, उपस्थित है। तो वो देखो सी क्या है, ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं मान लेते यहां पर वो बिंदु होगा ऐसा कि जहां पर हम अगर इस स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा भी क्या होगी, इस रेखा के समांतर होगी। इसके समांतर होने का मतलब एक्स अक्ष के समांतर होगी। चूंकि ये इसकी इस रेखा की प्रवणता 0 थी, तो इसकी प्रवणता क्या होगी, 0 होगी। और प्रवणता मतलब फलन का अवकल गुणांक। तो अगर ये एफ डैश अवकल गुणांक है तो वो स्पेशल बिंदु, किसी विशेष बिंदु सी पर भी वही अवकल गुणांक बनेगा। तो सी पर क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा मैटर 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश सी के 0 होने का क्या मतलब है, इस सी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कुछ समझ में आया है, बढ़िया से नहीं आया अभी। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होने का मतलब क्या है, इतनी बातें नोट हो गई। अब इतनी बातों को हम मिटा रहे हैं, एक बार ज्यामितीय रूप में फिर से आपको चीजों को समझा दे रहे हैं, अगर चीजें नहीं समझ में आती हैं तो। क्योंकि बस देखो, अगर ये बढ़िया से समझ में आ गया तो मध्यमान पर में भी एकदम बढ़िया समझ में आ गई। हमने बोला ये हमारा कोई एक्स अक्ष वाई अक्ष है, इस पर ये हमारा कोई ग्राफ है। इस ग्राफ पर एक बिंदु हमारा क्या है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए कामा एफ ए है, और इसी बिंदु के एकदम समांतर हमें लेना होगा क्या, एफ बी भी लेना होगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, बी कामा एफ बी है। ठीक है, इस बिंदु को मान लो आप ए कैपिटल ए, और इस बिंदु को क्या मान लो, कैपिटल बी। तो ए बी की प्रवणता m इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बी माइनस कितना, बटे कितना। चूंकि एफ ए किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है, तो इन दोनों को अगर रख दोगे तो कट के 0 हो जाएगा। अतः m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। हमने अभी आपको क्या समझाया रोले की थ्योरम स्टार्ट करने से पहले, कि जो हमारा एफ डैश एक्स होता है या जो डी डी एक्स ऑफ वाई होता है, ये दोनों ही सिंबल जो होते हैं हमारे, या हम कहीं पर y1 y2 का भी यूज करते हैं, ये सब क्या हैं,
जैसे किसी का अवकलन करने जाते हो किसी फलन का, तो उसके पहले क्या लिख देते हो, और यहां पे क्या लगा देते हो, जिस अगर y फलन है तो y का अवकलन कर रहे हो आप, डायरेक्ट आप y लगा देते हो, यानी y फलन का क्या, x के सापेक्ष अवकलन करना। तो यही क्या है, अवकल गुणांक है, और यही क्या होता है आपका, प्रवणता होती है। इसी इतनी बात को तो समझाया था अभी कि ddx ऑफ y को हम क्या बोलते हैं, प्रवणता m बोलते हैं। तो ये अगर हमारी प्रवणता है तो निश्चित ही रूप से इस फलन का अगर ये कोई वक्र है और इस वक्र को कोई फलन fx रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नियम के जीरो होने का मतलब f डैश x भी क्या होगा, जीरो होगा। यही तो बात हुई कंक्लूजन में, ठीक है। अब इतनी सी बात पर हम एक चैलेंज ये कर रहे हैं कि a और b के बीच में, a और b के बीच में निश्चित रूप से कम एक बिंदु तो ऐसा जरूर होगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि खाली एक ही बिंदु होगा, कम से कम बोल रहे हैं, यानी एक से भी अधिक हो सकते हैं। वो ग्राफ कैसे बनता है उस बात पर निर्भर करता है। कह रहे हैं कम से कम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा जिस पर भी प्रवणता क्या होगी, शून्य होगी। प्रवणता उस पर शून्य होने का मतलब क्या होगा कि x अक्ष के साथ जो उसका झुकाव है वो क्या होगा, जीरो होगा। भाई यही तो, भाई रेखा AB की प्रवणता शून्य है, देख रहे हो रेखा AB को, इसकी प्रवणता शून्य है। क्यों शून्य है, क्योंकि हमारे x अक्ष के क्या है, ये समांतर है। तो अगर अन्य कोई रेखा भी ऐसी है जिसकी प्रवणता जीरो हो, इसका मतलब वो भी किसके समांतर है, x से समांतर होगी। इसका मतलब C कहीं ना कहीं एक बिंदु तो ऐसा A से B के बीच में एक बिंदु जरूर ऐसा होगा कि जिस पर आप अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो भी क्या होगी, x अक्ष के समांतर होगी, और उस स्पर्श रेखा की प्रवणता भी क्या होगी, जीरो होगी, है ना। इस स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर इस बिंदु को आप क्या मान रहे हो, C मान रहे हो, क्या मान रहे हो, C पर मान रहे हो, इसको आप C से डिनोट कर रहे हो, ठीक है। तो हमने बोला भाई कोई फंक्शन fx है, पूरे फंक्शन का आप क्या f डैश x निकाल लेते हो, फिर किसी बिंदु पर रखकर उसका मान निकालते हो। तो वो बिंदु हम क्या ले रहे हैं, यहां पर C ले रहे हैं ना। तो उस बिंदु पर अगर इसका अवकल गुणांक निकालोगे तो वो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। सभी पर नहीं, जैसे पूरे वक्र का फलन हमें दिया होता fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अगर इस फलन का ये हमें दिया होता, जैसे एक एग्जांपल ले ही लेते हैं तो ये बढ़िया सा, हाँ देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, या एफ एक्स इक्वल टू देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 देख लीजिए, और इस पर जो इंटरवल दिए गए हैं वो दिया गया है -2 +2, ठीक है। ये देखिए जरा, हमारा ये फंक्शन हो गया और ये हो गया एक अंतराल। हमें चेक करना है इस पर हमारे रोले की थ्योरम अप्लाई होगी कि नहीं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर, अब इसको समझ लें, एग्जाम्पल भी हम देखो बताएंगे सीधे प्रश्नावली के सवाल। अभी आपके हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, यहां तक चीजें समझ में आ गई थी, ठीक है, कि भाई ए और बी को मिलाने वाली रेखा जो है x अक्ष के समांतर है और उसकी प्रवणता जीरो है, और उसका प्रमाण हमारा ये व्यंजक स्वयं दे रहा है, ठीक है। प्रवणता जीरो होने का मतलब ये जो वक्र है इसका जो फलन है fx, ठीक है, उसका अवकल गुणांक जीरो होना, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई इस वक्र पर ए और बी के बीच में, कहां पर, ए और बी के बीच में एक ऐसा बिंदु C अवश्य मौजूद है, ठीक है, जिस पर भी उसकी प्रवणता क्या होगी, जीरो होगी। तो उस पर प्रवणता जीरो होने का मतलब क्या, कि f डैश C भी क्या होगा, जीरो। भाई यही तो सिंपल सी बात निकल कर आती है ना। भाई हम क्या बोल रहे हैं, प्रवणता जीरो होगी ना, इस बात से संतुष्ट हो। तो प्रवणता तो क्या होती है, अवकल गुणांक ही तो होती है, किस बिंदु पर, C पर। तो f डैश x क्या लिखें, f डैश C लिखेंगे ना। f डैश x लिखने पर जीरो बराबर हमारे फलन की प्रवणता जीरो, ठीक है। और f डैश C लिखने का मतलब उस विशेष बिंदु C पर भी प्रवणता क्या है, जीरो। इतनी सी बात क्लियर हो गई, स्पष्ट होगी पूरी तरह से। तो जैसे यहां पर हम कर रहे थे, तो देखो ये क्या है, एक हमारा बहुपदीय फलन है, ये सतत भी होगा अवकलनीय भी होगा किसी भी वास्तविक संख्या के लिए, -2, चाहे जो होते, ये किसी भी वास्तविक संख्या के लिए हमारा बहुपदीय फलन सतत होता है और क्या होता है, अवकलनीय दोनों होता है, ठीक है। तो दो कंडीशन को इसने फॉलो कर लिया। तीसरी कंडीशन क्या, एफ ए इज इक्वल टू F2 है। एफ ए का मतलब क्या, F-2, और एफ बी का मतलब क्या, F2। तो -2 रखोगे, -2 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, +2 का वर्ग करोगे तब भी 4 हो जाएगा, 4 2 6 होंगे। बात समझ में आई। तो एफ ए इज इक्वल टू F2 भी फॉलो हो रहा है,
फॉलो हो रहा है ना? तो इसका मतलब इस पर हमारी रोले की थ्योरम अप्लाई हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से देखो, फलन दिया था क्या, एफ एक्स, कितना दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2। पूछा कि दिया गया फलन क्या -2 कामा, क्या एक बंद अंतराल -2 कामा 2 में, ठीक है, ये हमारा इस इतने पर हमारी रोले की थ्योरम लागू होती है कि नहीं, सिद्ध कीजिए इस पर रोले की प्रमेय लागू होती है। ठीक है, हमें इतना सिद्ध करना था। तो हमने इस फलन को क्या किया, हमने इस फलन को दी गई शर्तों को मनवाया कि आप हमारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो। अगर आप हमारी शर्तों को मानोगे जो रोले की थ्योरम में दी जाती हैं, उन शर्तों का पालन अगर आप करते हो तो आप पर रोले की प्रमेय लागू होगी। यही बात थी ना? तो शर्त क्या क्या थी याद है? 3 शर्तें थी कि फलन हमारा दिए गए बिंदु पर बंद अंतराल पर क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, और खुले अंतराल पर अवकलनीय होना चाहिए, और एफ ए का मान किसके बराबर होना चाहिए, एफ बी की। ये 3 शर्तों का पालन करना था। तो देखिए ये फलन कैसा है, बहुपदीय फलन है। तो हमने बोला था आपको बहुपदीय फलन क्या होता है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होता है और सभी वास्तविक संख्याओं के लिए वो अवकलनीय भी होता है। ठीक है, तो 2 कंडीशन तो इसने फॉलो कर ली, ऐसा फलन ही हमें मिल गया। क्योंकि एक बहुपदीय फलन है, अतः ये किसी भी वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा, सतत होगा और अवकलनीय होगा। 2 शर्तें पालन कर ली। तीसरी शर्त थी इसकी एफ बी बराबर क्या, इसके एफ ए बराबर एफ बी के होना। तो वो भी हमने आपको दिखा दी, देखो एफ ए एफ बी के बराबर है। तीनों शर्तों का पालन कर लिया इसने। अब हमें वो बिंदु ढूंढकर इसको बता देना है कि जिस बिंदु पर इसकी प्रवणता क्या होगी, 0 होगी। एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। हमें सी का मान फाइंड करना है। देखो पहले तो हम एफ डैश एक्स निकालने, एफ डैश एक्स का मतलब क्या, आप तक समझ पाए तुम? हमने बोला था डी डी एक्स ऑफ वाई का मतलब क्या, अवकल गुणांक। जैसे अगर कोई फलन हमें एफ एक्स दे दिया जाए, जैसे हम आपको देते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या करो, अवकलन करो, तो आप इसके पहले क्या लगा देते थे, डी डी एक्स लगा देते थे। अगर इसी एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ऐसा लिख दें हम कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और अब अगर इसका अवकलन करो, ठीक है, तो कैसे करोगे, इसके पहले डी डी एक्स नहीं लगाना है, बस इसके फलन पर यहां पर क्या लगा देना है, एक डैश लगा देना है, और यहां पर यक्स लिख देना है, बस करो अब अवकलन। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x 2 का कितना हो गया आपका अवकलन खत्म। यहां पर हम डी डी एक्स का प्रयोग नहीं करेंगे अगर एफ एक्स के रूप में दिया गया है। एफ डैश एक्स का भी क्या मतलब होता है, अवकलन करना, अवकल गुणांक निकालना। बात समझ में आ गई? तो एफ एक्स बराबर यहां दिया गया है, इसका हम पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, इसका अवकलन करते हैं। बात समझ में आ गई? अब तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0, 2x आ गया ना। अब बताइए आप कि जब 2x बराबर 0 आ गया, इसका मतलब इसका तो अवकल गुणांक क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। ठीक है ना? अब भाई अवकल गुणांक अगर 0 होना चाहिए तो 2x को किसके बराबर कर लो, यहां पर लिख सकते हो कि एफ डैश एक्स क्या होगा आपका, 0 होगा, है ना? क्योंकि आपका ये सारी शर्तों का पालन कर रहा है, तो आपके फलन का जो अवकल गुणांक होगा, जो प्रवणता होगी, वो 0 होगी, तो एफ डैश एक्स 0 होगा। ठीक है, तो चाहे तो आप यहां पर लिख दो कि भाई एफ डैश 0 होगा, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x, 2x बराबर, और x बराबर कितना हो जाएगा, 0/2 का मतलब कितना, 0। x का मान कितना आ गया, 0 आ गया ना। बात समझ में आई इतनी? तो x का मान 0 आने का मतलब ये हो गया कि c का मान भी कितना आएगा, 0। देखो c का मान आप आसानी से देखो यहां से निकालते हैं, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे भी, तो पहला क्वेश्चन है ना, देखो एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया, 2x। यहां तक बात समझ में आई? हमें एफ डैश सी का मान 0 करना होता है। हमारा क्या है कि अगर हमारा फलन इतनी शर्तों का पालन करता है तो ये एफ डैश सी बराबर क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है ना। निष्कर्ष में तो रोल्स थ्योरम का यही निकला था ना कि अगर वो इतनी शर्तों का पालन करेगा तो ए और बी के बीच में सी एक ऐसी वास्तविक संख्या जरूर उपस्थित होगी जिसके लिए एफ डैश सी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो एफ डैश सी का मान 0 करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर एफ डैश एक्स निकाल लिया आपने, एफ डैश एक्स कितना आया, 2x आया। अब x यहां पे क्या रख दीजिए, c रख दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2c। अब चूंकि एफ डैश सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है, 2c ना। 2c बराबर कितना, तो c बराबर कितना, 0/2। c बराबर भी क्या आ गया ना। इसका मतलब 0 पर, किस पर, 0 पर। ठीक है, हमारे 0 वाले बिंदु पर ये क्या होगा हमारा, इसका प्रवणता क्या होगी, 0 होगी। अगली बात समझ में?
सी की वैल्यू हमने बता दी, और फलन को भी क्या बता दिया कि इस हमारे क्वेश्चन पर रोली की थ्योरम क्या होती है, एप्लीकेबल है, लागू होती है। हो गई, ठीक है। तो यहां पर रोली की थ्योरम आपकी अब खत्म करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं आपकी मध्यमान प्रमेय। ठीक है, मध्यमान प्रमेय भी इसी पर लागू है। देखते रहिए चीजों को, नहीं समझ में आता है तो फिर से कमेंट्स कीजिए, चीजों को फिर से बताया जाएगा। ठीक है, इस बार है हमारी मध्यमान प्रमेय। तो देखिए, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय, ठीक है, मध्यमान प्रमेय के जो जनक हैं लैग्रांज हैं। ठीक है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, हमने पूरी थ्योरम को लिख दिया है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था। चीजें बिल्कुल इजी हैं, हमने पूरी अपनी ताकत लगाई आपको समझाने में कि रोल्स थ्योरम को समझाने में। रोल्स थ्योरम ने बोला था कि कोई फलन है आपका, एक वास्तविक मान फलन है, और वो 3 शर्तों का यदि पालन करता हो। कौन कौन सी शर्तें? कि हमारा जो वास्तविक मान फलन है वो फलन पहला तो किसी अंतराल ए बी पर परिभाषित था। ठीक है, उसके बाद उसको 3 शर्तें पालन करनी थी। कौन कौन सी? कि वो बंद अंतराल ए बी में क्या हो, सतत हो, खुले अंतराल ए बी में क्या हो, अवकलनीय हो, और एफ ए बराबर किसके हो, एफ बी के हो। यदि इतनी शर्तों का पालन करता था तो हम एक बात लिखते थे उस पर कि अंतराल ए और बी के बीच में एक वास्तविक संख्या सी इस प्रकार अस्तित्व में होगी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू किसके, 0 के। ये पूरी हमारी रोल्स थ्योरम थी। ठीक है, जिसको आपने ज्यामितीय रूप में भी पूरी स्पष्टीकरण हमने कर दिया। मध्यमान प्रमेय में बस एक थोड़ा सा डिफेक्ट है। डिफेक्ट का मतलब, डिफेक्ट नहीं बोल सकते, अंतर बोल सकते हो कि रोल्स प्रमेय के बस एक छोटा सा अंतर आ जाता है। सारी चीजें तो वही हैं। यहां तक अगर आप देखोगे इसके ऊपर पूरा रोल्स थ्योरम का ही पूरा फोटोकॉपी किया गया है। यदि फलन एफ एक्स कोई वास्तविक मान फलन है जो बंद अंतराल ए बी में क्या है, परिभाषित है, इस प्रकार है कि फलन एफ बंद अंतराल ए कॉमा बी में क्या है, सतत है। एफ लिखो या एफ एक्स लिखो, खाली एफ लिखते हैं मतलब फलन की बात हो रही है, एक्स लिखते हैं मतलब चर राशि एक्स पर। तो जरूरी नहीं एक्स पर, किसी भी पर भी हो सकता है। ठीक है, तो फलन एफ एक्स आपका क्या है, बंद अंतराल ए बी में क्या है, सतत हो, और खुले अंतराल ए बी में क्या हो, अवकलनीय हो। इतनी सी बात तो हमने उसमें भी पढ़ी थी। उसमें तीसरी बात जो पढ़ी थी वो थी एफ ए इज इक्वल टू किसके, एफ बी के। लेकिन यहां पर फर्क क्या आ गया, यहां पर एफ ए जो है हमारा एफ बी के बराबर नहीं है। अच्छा, अब इतनी सी बात है, इसको मत देखो अभी। ठीक है, क्या लिखा हमने, बताओ अगर एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है तो इसका जो हमने ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ, ठीक है, ये जो ग्राफ था हमारा, इस ग्राफ पर अब जो हमने ए बिंदु लिया था और जो बी बिंदु लिया था, वो दोनों बिंदु हमें कैसे लेने होंगे, यहां पर थोड़े कम ज्यादा लेने होंगे ना, क्योंकि इस बार एफ ए और एफ बी को बराबर नहीं लेना है। तो जब थोड़े कम ज्यादा लेंगे, मान लेते ऐसे ले रहे, अब ग्राफ को यहां ऐसे ले लो आप। ठीक है, तो यहां पे कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे, ए कॉमा कितना, एफ ए, और यहां पर बी कॉमा एफ बी, और इसकी इन दोनों को मिलाने पर देखो, अब अपने आप दिख रहा है एक सच के, तो ये समांतर है नहीं, कुछ ना कुछ इसका झुकाव है। इसका झुकाव क्या है, झुकाव कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इसकी प्रवणता निकालें हम, वो क्या होगी, y2 माइनस वाई वन बटे कितना, x2 माइनस x1। तो एफ बी माइनस कितना, एफ ए बटे कितना, बी माइनस ए। ये किस रेखा की प्रवणता हुई, ए बी रेखा की प्रवणता हुई। किसकी प्रवणता हुई? अब हम ये बोलेंगे कि अगर ए बी की प्रवणता इतनी है तो निश्चित रूप से ए और बी के बीच में इस इतने ग्राफ पर एक बिंदु सी जरूर उपस्थित होगा जिसकी प्रवणता भी एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ई होगी।
इसकी प्रवणता भी ए बी की प्रवणता के बराबर होने का मतलब कि यहां पर भी जो आप स्पर्श रेखा खींचोगे वो ए बी के क्या कहलाएगी, समांतर कहलाएगी। आगे बात समझ में, समझ गए ना। तो भाई देखो, वहां पर एफ ए एफ बी बराबर हो जाने के कारण जीरो हो जाती थी प्रवणता, और यहां पर बराबर नहीं है, इसलिए एफ डैश सी का मान कितना लिख दिया है हमने, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस सी। पूरी तरह से क्लियर है ना चीजें ये, ठीक है। तो देखो इसमें बस इतना सा फर्क करना है मध्यमान प्रमेय में, ठीक है, कि ये बोलता है कि कोई फलन वास्तविक मान फलन है जो किसी बंद अंतराल AB में इस प्रकार परिभाषित है कि, ठीक है, इस बात को ऐसा लिख देते हैं, में इस प्रकार परिभाषित है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि फलन एफ एक्स क्या है हमारा, बंद अंतराल AB में क्या है, सतत है, और खुले अंतराल AB में क्या है, अवकलनीय है, तथा एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है। तो एक वास्तविक संख्या C जो A और B के बीच में उपस्थित, इज द एलिमेंट ऑफ ए बी, लिखने का मतलब क्या हुआ कि A और B के बीच में उपस्थित जरूर होगी, और वो इस प्रकार अस्तित्व में होगी कि आपका जो एफ डैश सी आएगा वो क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए बटे कितना, बी माइनस सी आएगा। आगे बात इतनी समझ में, ठीक है। इसका क्लियरेंस भी हमने यहां पर दे दिया आपको, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है। पहले से आप बात को समझ गए थे, यहीं से तो हम जीरो लाए थे, एफ ए और एफ बी को बराबर करके यहीं से तो जीरो लाए थे ना, चूंकि यहां बराबर नहीं है तो यहां सेम टू सेम यही लिख देंगे, ठीक है। ये कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। अगर इतनी बातें कोई फलन हमारा मानता है तो उसमें एक बिंदु सी ऐसा होगा कि एफ डैश सी का मान कितना होगा, एफ बी माइनस एफ ए बटे कितना, बी माइनस सी होगा, ठीक है। आइए, तो ये इस प्रकार से हमारी आपकी रोल्स थ्योरम और मध्यमान थ्योरम समाप्त होती है, ठीक है। हम एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन लगाकर इस वीडियो को फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़िए मन में आप सभी। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फलन एफ एक्स एक हमारा फंक्शन है एफ एक्स, और क्या है फंक्शन वो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना 8, और ये किसी दिए गए अंतराल किस में, x इज द एलिमेंट करके दिया, इसका मतलब ये इस अंतराल में, समझ में आ रहा है ना, x इज द एलिमेंट करके दिया है, मतलब उसका जो अंतराल है वो क्या है, -4, 2 में रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, ठीक है। हमें यह करना है कि भाई इसमें रोले का प्रमेय हमें लागू होगा, इस बात की पुष्टि करके बतानी है, ठीक है। तो अगर ये रोले का प्रमेय इसमें लागू होगा तो 3 शर्तें एक का ये पालन जरूर करेगा, ये दिए गए बंद अंतराल पर सतत होगा, खुले अंतराल पर अवकलनीय होगा, और एफ ए का मान एफ बी के बराबर होगा, ठीक है। आइए इसकी तीनों शर्तों का हम पालन करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अभी थोड़े इजी से आ रहे हैं, जो पहली 2 शर्तें हैं कि सतत होगा और अवकलनीय होगा, ये बात तो हमें बहुपदीय फलन जब तक मिल रहा है तब तक हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे कि दिया गया फलन हमारा एक बहुपदीय फलन है, अतः वो किसी भी वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा, सतत होगा और अवकलनीय होगा, ठीक है। लेकिन जब आगे चीजें थोड़ी बढ़ेंगी, देखिए जो बहुपदीय फलन है आपका, और कौन सा फलन, ये साइन होता है एक, और कोसाइन वाले यानी कॉस वाले, है ना, और एक e की पावर x वाले होते हैं। आगे बात समझ में, ये ऐसे कुछ फलन हैं आपके, ठीक है, जो किसी भी वास्तविक मान के लिए क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, अवकलनीय भी होते हैं, ठीक है, ये दोनों होते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान में रखना कि अगर कोई फलन, ठीक है, इसको कहीं नोट बना के थोड़ा हेडिंग से लिख लेना कि यदि कोई फलन अवकलनीय है,
अवकलनीय है किसी भी बिंदु पर, मान लेते हैं यदि कोई फलन क्या है किसी बिंदु पर, बिंदु नहीं लिखा फिर से मिटाएं, यदि कोई फलन अवकलनीय है क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई फलन किसी अंतराल पर अवकलनीय हो गया, ठीक है, किसी तरीके से, तो वो निश्चित रूप से 100% कंटिन्यूअस भी होगा, सतत भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सतत है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो अवकलनीय होगा। वो अवकलनीय हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर वो अवकलनीय हो गया तो उसका सतत होना 100% कंफर्म है, ठीक है। ये अगर कोई फंक्शन क्या है आपका डिफरेंशिबल है किसी इंटरवल्स में किसी पॉइंट पर, तो वो उस पॉइंट के लिए उस इंटरवल्स के लिए क्या होगा आपका कंटिन्यूअस भी होगा। बट अगर इसका विपरीत देखें, यानी इसका विपरीत मतलब यदि फलन सतत है तो क्या अवकलनीय होगा। बात समझ में आई? ये कथन हमने क्यों लिख दिया यहाँ पर छोटी सी बात लिख दी क्योंकि इसका उल्टा लिखना था पूरा, ठीक है। हमने लिखा कि यदि कोई फलन किसी अंतराल में क्या है अवकलनीय है तो वह उस अंतराल में सतत भी होगा, किंतु इसका विपरीत सदैव सत्य नहीं होता। इसका मतलब, इसका विपरीत मतलब क्या कि यदि कोई फलन किसी अंतराल में सतत है, अवकलनीय को हटा दो, क्या लिख दो यहाँ पर, सतत है, तो वह उस अंतराल में अवकलनीय भी होगा। विपरीत तो यही हुआ ना, इसका विपरीत क्या होता है, हर बार सत्य नहीं होता। हमने ये ऐसा नहीं लिखा कि कभी सत्य नहीं होगा, कभी हो भी सकता है भाई ऐसा कि वो सतत है तो अवकलनीय भी हो गया, ठीक है। लेकिन काफी चीजें ऐसी भी आ जाएंगी जो सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। आगे बात समझ में ना। लेकिन अगर ये कंफर्म हो गया कि अवकलनीय है तो सतत 100% होगा, ठीक है। इस चीज का भी यूज कहीं आएगा, ठीक है। आगे बात दिमाग में तो इसको नोट करके हेडिंग पे लिख लेना, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल तो हमारा क्वेश्चन जो है ये हमारा बहुपदीय फलन है, इसमें हमें सोचना ही नहीं है कोई भी कि ये हमारा अवकलनीय होगा या सतत होगा। बहुपदीय फलन हमेशा किसी भी वास्तविक संख्या के लिए क्या होते हैं, सतत होते हैं और अवकलनीय होते हैं। चूंकि फलन fx, लिखते रहिए, एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है। एक मिनट देख लें भैया, वीडियो चल रहा है, चल तो रहे। यदि फलन fx एक बहुपदीय फलन है, यदि क्या, चूंकि फलन fx एक बहुपदीय फलन है जो किसी भी x इज द एलिमेंट ऑफ r, देखो प्रतीक लिखने का ज्यादा प्रयास करो, चीजें समझ में भी आती रहेंगी। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे कि जो किसी भी वास्तविक संख्या के लिए सदा सतत और अवकलनीय होता है, या फिर हमने लिख दिया x इज द एलिमेंट r पर, यानी, और यहां पर सभी वाला चिन्ह भी लगा सकते थे, जो सभी, सभी वाला लगाओ, जो सभी x इज द एलिमेंट ऑफ r, यानी x के किसी भी वास्तविक मान के लिए, समझ रहे हो, x के किसी भी वास्तविक मान, सभी x इज द एलिमेंट r के लिए सतत व अवकलनीय होता है, ठीक है। तो इस इतनी सी बात से ये हमारे रोल्स थ्योरम की दो बातें मान गया। पहली बात कि किसी बिंदु पर सतत होना,
और दूसरी किसी पर अवकलनीय होना। अब चाहे वो बंद अंतराल ले लो, खुले अंतराल ले लो, जब हमने बोल दिया कि किसी भी वास्तविक संख्या के लिए सतत अवकलनीय है, वहां पे खुला या बंद अंतराल से भी मतलब हट गया। अंतराल खोल के लो चाहे बंद करके लो, ठीक है, हर बात के लिए क्या है आपका, ये सतत और अवकलनीय है। तीसरी बात सेटिस्फाइड कराते हैं इसको हम, एफ ए को एफ बी के बराबर लाकर दिखाते हैं। तो फंक्शन है एफ एक्स, तो इसका एफ ए का मतलब पहला ए क्या बन रहा है हमारा, -4, तो जहां जहां एक्स से वहां -4 रख दो। -4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना, -4 माइनस कितना 8, ठीक है, बराबर -4 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 16, और 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा आगे 8, और माइनस कितना, तो -8 और -8 कितने हो गए, -16 हो गए ना, और 16 माइनस कितना 16 इक्वल टू किसके 0। आगे बात समझ में, चल तो रहा है। हाँ भाई, तो क्या हो गया यहां पर 0 आ गया ना ये, तो f -4 पर 0 आ गया। f 2 पर निकालो वैल्यू इसकी, 2 को करो 2 का स्क्वायर प्लस कितना 2 मल्टीप्लाई 2 -8, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहां भी कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और माइनस कितना है 4 + 4 8, 8 - 8 इक्वल टू, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि f -4 पर और f2 पर ये दोनों मान भी क्या है, बराबर है, ठीक है, चूंकि f -4 इक्वल टू किसके f2 के, ठीक है, ये तीनों शर्तों को मान गया कि नहीं मान गया, मान गया ना। अब हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः इस फलन पर रोले का प्रमेय लागू होता है, लिख सकते हैं भाई, क्योंकि इस फलन ने हमारी रोले के प्रमेय में जो शर्तें, जो गिवन पॉइंट होते हैं, सभी शर्तों को मान रहा है ना ये, अतः फलन fx पर रोले का प्रमेय लागू होता है, ठीक है, तब निश्चित रूप से कोई वास्तविक संख्या c इज द एलिमेंट ऑफ, क्या लिखें, -4, 2, ए कामा बी लिखते थे ना, ए और बी के बीच में उपस्थित रहेगी ना, तो -4, 2 इज द एलिमेंट ऑफ -4, 2 की -4 और 2 के बीच में ही कोई वास्तविक संख्या c इज द एलिमेंट ऑफ -4, 2 इस प्रकार अस्तित्व में होगी, इस प्रकार अस्तित्व में होगी कि f डैश c इज इक्वल टू किसके 0 के। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो c का मान हम निकालने जा रहे हैं, चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू किसके x² प्लस 2x -8 के, तो देखो f डैश c निकालने के लिए, अब देखो यहां पर डायरेक्ट c नहीं रख सकते हैं, ठीक है, या रख भी सकते हैं, लेकिन एक काम करो f डैश x निकाल लो ना, उसमें डायरेक्ट c रख देंगे। f डैश क्या निकालने c, अरे सॉरी, f डैश x निकालें पहले इसका, यानी इसका क्या करें, अवकलन करने जा रहे हैं ना। एफ एक्स यहां पे क्या लिख दिया हमने, f डैश x लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अवकलन करने जा रहे हैं ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2x प्लस कितना 2, बस इतना ही तो होगा। अब देखो अवकलन हो गया इसका ना, अब x यहां पे क्या रख दो, इसका c रख दो, f डैश c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2c प्लस कितना 2, 2c प्लस 2 के। अब चूंकि f डैश c इक्वल टू कितना है 0 है, तो 2c प्लस 2 भी कितना होगा 0 होगा, तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू किसके 0 के, ठीक है, ब्रैकेट में चाहे यहां पे लिख दो, चूंकि f डैश c इज इक्वल टू किसके 0 था भाई, इसलिए हमने 2c प्लस 2 को भी क्या कर लिया 0 कर लिया, ठीक है। जब 2c प्लस 2 बराबर 0 है तो पक्षांतर करो, 2c इज इक्वल टू कितना -2 और c इज इक्वल टू कितना
-2/2 इक्वल टू कितना, -1 ना, क्या आ गया। अच्छा बताओ क्या -1 -4, 2 के बीच में है। भाई अगर आप कोई संख्या रेखा बनाओगे और यहां पर अगर आप -4 को लिख रहे हो, यहां पर 2 को रख रहे हो, तो देखो 2 से पहले आओगे क्या मिलेगा, 1, फिर इसके पहले आओगे क्या मिलेगा, फिर 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 तो -1 यहां 2 और -4 और 2 के बीच में उपस्थित है कि नहीं है। ठीक है, यानी -1 वो बिंदु है जहां पर हमारे अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा क्या होगी, एक्स अक्ष के समांतर होगी, क्योंकि रोल्स थ्योरम में समांतर होती है, प्रवणता 0 होती है। मध्यमान पर थ्योरम में क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। हमारी बात समझ में, समझ गए। सी की वैल्यू निकाल दी हमने और ये बता दिया कि इस क्वेश्चन में रोले की प्रमेय हमारी एप्लीकेबल है, लागू होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। ठीक है, आगे की क्वेश्चन एक अगली वीडियो में, एक छोटा सा वीडियो और अभी 15-20 मिनट का बनेगा। ठीक है, आज कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा है, वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो अगली एक्सरसाइज की जो बची हुई क्वेश्चन है वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।